Hello students, welcome back on this beautiful platform कृष्णा क्लासेस। हमने HSSC में रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एयरक्राफ्ट विद 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, वन अबू द अदर। क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है बच्चों इसका कि भाई एक लाइन गिवन है, इनमें से जो 4 ऑप्शन है उसका मीनिंग क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो, एयरक्राफ्ट विद 2 पेयर्स ऑफ विंग, वायुयान एक दूसरे के ऊपर, यानी द्विपंखी वायुयान, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बाइप्लेन, बायोग्राफी, बायोलॉजी, बायोपिक। तो एयरक्राफ्ट विद 2 पेयर्स ऑफ विंग्स में ऑप्शन आंसर रहेगा आपका बाइप्लेन। क्यों है? देखो, जो अपना BY, जो ये एक रूट वर्ड है बाय का मतलब होता है बच्चों 2, बाइप्लेन, ठीक है। जिसके 2 पंख है, 2 विंग्स है, उसे क्या बोलेंगे? बाइप्लेन। एयरक्राफ्ट विद 2 विंग्स, बाइप्लेन। ऐसे ही देखो, बाय से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड है, ये रूट है। जैसे मैंने बोला बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का क्या मतलब है? बाय मैंने 2, लिंगुअल लैंग्वेज, यानी 2 भाषाओं को जानने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल, ठीक है। जैसे बाय एनियल, बाय मैंने 2, एनियल 2 साल में एक बार होने वाला, उसको क्या बोलेंगे? बाय एनियल। एनुअल से बनाइए बाय एनियल। जैसे मैंने लिखा बाय गेमी, बाय टू गेमी। गेमी का मतलब होता है, गेम वर्ड का मतलब आप मैरिज से रिलेट करेंगे, 2 शादियां, ठीक है, 2 विवाह प्रथा, उसे क्या कहते हैं? बाय गेमी। यानी इस बाय से हमें 3 वर्ड और याद हो गए, बाइलिंगुअल, बाय एनियल, बाय गेमी। अब सेकंड ऑप्शन देखो बच्चों, बायोग्राफी दे रखा है। अब इसका क्या मीनिंग होता है बायोग्राफी का? बायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों जीवनी। एक तो बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में? बायोग्राफी का मतलब है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किसी के जीवन की कहानी, उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है, रिटन बाय समवन एल्स। ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलेंगे? ऑटो मैंने अपने आप, बायोग्राफी आत्मकथा, क्या बोलेंगे? आत्मकथा। रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी गई है, और जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई उसे क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। यानी लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड बायोग्राफी, एंड लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। डन। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्या मीनिंग है? जो ये लॉजी वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है। जो लॉजी है उसको आप रिलेट करते हैं स्टडी से। किससे रिलेट करेंगे? स्टडी। तो ये स्टडी है किसकी? बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो जीवित चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, उनके साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान आपने पढ़ा है ना। द साइंटिफिक, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी है। तो बायोलॉजी का क्या मीनिंग है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? उसके बाद है बायोपिक। बायोपिक क्या होता है बच्चों? बायोग्राफिकल जो पिक्चर होती है किसी बंदे की, उसे क्या कहते हैं? बायोपिक, बायोग्राफिकल पिक्चर। जैसे हमने नहीं बोलते ये महात्मा गांधी की बायोपिक है, आजकल तो बहुत सारी मूवी आती है बायोपिक। तो बायोपिक का मतलब है बायोग्राफिकल पिक्चर, ठीक है।
तो हमने 4 ऑप्शनों को डिस्कस किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे और हमने वर्ड कितने याद कर लिए, मैं 10 वर्ड और याद कर लिए इसी के थ्रू। ठीक है, तो आप याद रखना, एयरक्राफ्ट विथ 2 विंग्स, बायप्लेन, बायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, बायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, बायोपिक और बायोग्राफिकल पिक्चर। डन। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, इनकपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और डूइंग रॉन्ग। इनकपेबल अयोग्य है, ऑफ मेकिंग मिस्टेक मतलब जो बंदा मिस्टेक नहीं करता उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते बच्चों इनफॉलिबल। क्या कहते हैं, इनफॉलिबल। देखो एक होता है इनफॉलिबल, एक होगा फॉलिबल, इसका अपोजिट। इनफॉलिबल का मतलब है हु डज नॉट मेक मिस्टेक। ठीक है, डज नॉट मेक मिस्टेक्स, या फिर बोलो इनकपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, और यहाँ पे फॉलिबल का मतलब होता है वन हु मेक्स मिस्टेक्स। क्लियर, वन हु मेक्स मिस्टेक्स। तो ये दोनों वर्ड अपोजिट हो गए एक दूसरे के। इनफॉलिबल जो गलतियां नहीं करता, फॉलिबल जो गलतियां करता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ रखा है, इनकपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक यानी इनफॉलिबल। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है बच्चों इलिटरेट। देखो इलिटरेट का क्या मीनिंग है, एक होता है इलिटरेट, एक होता है अनएजुकेट। बच्चे इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। इलिटरेट और अनएजुकेट, इसको भी क्या बोलेंगे, अनपढ़, इसको भी क्या बोलेंगे, अनपढ़। देखो इलिटरेट का मतलब क्या है, अनपढ़ का मतलब क्या होता है, वन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जिसको ये नहीं पता क्या लिखा जाए, क्या कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, तो उसे क्या बोलेंगे, इलिटरेट। वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट यानी अनपढ़। और अनएजुकेट का मतलब क्या है, अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब क्या होता है बच्चों, अनएजुकेट का मतलब है अशिक्षित। हैविंग पुअर नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब जिसको कम नॉलेज होती है उसे क्या कहते हैं, अनएजुकेट। हैविंग लेस नॉलेज अबाउट समथिंग। ठीक है, लेकिन यदि ये आ जाए ना हाउ टू रीड एंड राइट, देन इलिटरेट। और अनएजुकेट का मतलब क्या है, हैविंग पुअर नॉलेज, शोविंग लेस नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो लेस नॉलेज, जिसको पुअर नॉलेज, कम जानकारी होती है किसी चीज की, तो उसे क्या कहते हैं, अनएजुकेट। तो दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्लियर। उसके बाद है इनफिडल। इनफिडल का मतलब क्या होता है, देखो इनफिडल का मतलब है हु हैज नो रिलीजन, हु हैज नो रिलीजन, जिसका कोई धर्म नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, इनफिडल बोलेंगे। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो नास्तिक से। अथेइस्ट भी क्या होता है, इनफिडेली होता है, इसका सिनोनिम अथेइस्ट हो जाएगा। ठीक है, अनबिलीवर हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, इनफिडेल। उसके बाद है इन एलिजिबल, एक वर्ड है इन एलिजिबल। अब आपको पता है ना एलिजिबल क्या होता है भाई, हम तो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्या होता है, योग्य, फिट टू चूजन, योग्य, क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट। ठीक है, और इन एलिजिबल अयोग्य, नॉट फिट फॉर एनी पोस्ट। ठीक है, तो इन एलिजिबल का मतलब क्या है, अयोग्य। एक होता है बच्चों इनएलिजिबल, इनमें भी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। एक है इन एलिजिबल, एक है इनएलिजिबल। अब इनएलिजिबल क्या होता है, जो गंदी लिखाई होती है ना, उसको क्या कहते हैं, इनएलिजिबल। हार्ड टू अंडरस्टैंड, अ हैंडराइटिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझने में कठिन है, जिसकी गंदी लिखाई है, उसे क्या कहेंगे,
इलेजिबल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसको बोलेंगे इलेजिबल। डन। तो याद रखेंगे, देखो हमने कितने सारे वर्ड याद कर लिए, 6, 7, 8, हमने 8 वर्ड का पता चल गया बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वोकैब याद करनी बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो देखो, इलिटरेट अनपढ़, इनफिडल नास्तिक, इनफालिबल जो गलतियां न करे, इनएलिजिबल जो योग्य नहीं है, अयोग्य। डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इनफालिबल जो गलतियां नहीं करता। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ब्लैंक टू द बैंक मैनेजर यट, खालिस्तान है बच्चों, वो फिल करनी है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी वर्ब का यूज होगा? तो क्या है, देखो इस सेंटेंस में थर्ड क्वेश्चन में यट का यूज हुआ है, ठीक है। किसका यूज हुआ है? यट का। और यट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अभी तक। क्या होता है? अभी तक। देखो यदि मैं ये बोलूं भाई उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, वैसे तो काम पूरा हो जाना चाहिए था, परफेक्ट था। यदि परफेक्ट में ही मैं नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, भी उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। जो मतलब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि भाई यट उसने अभी तक काम पूरा कर लिया है। यदि आप सेंस को क्लियर करें तो यट नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, भी अभी तक उसने काम पूरा नहीं किया है, ठीक है। यानी ये बात तो कंफर्म है कि जहां पे यट होगा वहां पे आपको नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और हमें ये भी पता है यट कंप्लीशन को दिखाता है। भाई अभी तक, यदि मैं इसको ऐसे बोलूं, यदि पॉजिटिव सेंस की बात करें, भी उसने अभी तक काम पूरा कर लिया है, भाई रिजल्ट उसके हाथ में है, काम पूरा हो चुका। और इसी टेंस में यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो भी उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, तो अभी तक नहीं किया है, यानी परफेक्ट टेंस का यूज होगा। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और अभी अभी बताया यट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो नोट भी आना चाहिए। तो ऑप्शन देखो बच्चों, क्वेश्चन मार्क है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, आफ्टर देन सब्जेक्ट, आफ्टर देन मेन वर्ब, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा ना, पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, आफ्टर देन सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर देन मेन वर्ब आएगी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो यदि आप इस सेंटेंस में बात करें तो यू दे रखा है, अब यू के साथ क्या आएगा? हैव, तो हैव सब्जेक्ट है अपना यू, और यट है तो पहले नोट आएगा, है ना, उसके बाद मेन वर्ब, रिटर्न, आगे उसने जो कुछ दे रखा है वो है ऊपर। तो हैव यू नॉट रिटन, हैव यू नॉट रिटन, गिवन ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। बाकी किसी में नोट भी नहीं आया, यहां से भी हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे जो यट है वो कंप्लीशन को दिखाता है और नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, परफेक्ट टेंस में, ठीक है, यानी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। डन बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग बताना है बच्चों, एंटोनिम्स है। पेरिलस, आप देखो जो ये पेरिलस है, पेरिलस, ये पेरिलस का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। यदि आप इसके सेम मीनिंग की बात करें पेरिलस के, तो डेंजरस हो जाएगा, हजारडस हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसके यदि आप सिनोनिम्स की बात करें तो डेंजरस, हजारडस, रिस्की, ये सारी इसके क्या है? सिनोनिम्स है। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों पेपर में, ठीक है। इसका मतलब होता है खतरनाक, जोखिम भरा। उसके बाद यदि आप इसके अपोजिट की बात करें तो आप एक बार 4 ऑप्शनों के मीनिंग देखते हैं। फाइन, अच्छा, हेल्दी,
स्वस्थ, डेलिकेट नाजुक, और सेफ सुरक्षित। तो खतरा का एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों? सुरक्षित। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? अब तो बता ही सकते हैं, हमें चारों का मीनिंग पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। और इसके यदि आप सिनोनिम्स की बात करें तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम गिवन। यहाँ पे ये इडियम दे रखा है, इडियम फ्रेज, तो आपको ये बताना कौन सा आंसर ठीक है। टू ब्यूरी द हैचेट। देखो, टू ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी मैंने एक बार आप सिंपल मीनिंग की बात कर रहे हैं, दफनाना। हैचेट कोई कुल्हाड़ी टाइप होता है बच्चों, ठीक है, कटिंग के लिए काम आने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? हैचेट। तो एक बार आप इसको कुल्हाड़ी से रिलेट कर लेते हैं ताकि अपने को याद हो जाए। कुल्हाड़ी को दफनाना, क्या मतलब इस चीज का? देखो, इडियम फ्रेज का मतलब ये होता है भाई बोला कुछ, उसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को दफनाना, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या देखा है, चलो आप इसको एक कहानी से रिलेट करते हैं। जैसे अमेरिकन ट्राइब्स थी, जनजाति थी, उनके बीच क्या होता था? हमेशा लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। अमेरिकन ट्राइब्स थी, वो हमेशा लड़ पड़ते थे, जब भी लड़ते थे ना तो हैचेट के साथ लड़ते थे, ठीक है। तो ऐसे जब होता था तो बहुत सारा वहाँ पे दिक्कत, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो कुछ जो समझदार लोग हैं उन्होंने क्या सोचा, भाई जो ये हैचेट है ना, कुल्हाड़ी, उनकी कुल्हाड़ी को आप दफना दें, जमीन में गाड़ दें, ताकि शांति बनी रहे, है ना। वो कुल्हाड़ी से ही लड़ते थे, कुल्हाड़ी नहीं होगी तो वो कैसे लड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कुल्हाड़ी को क्यों दफनाया? ताकि शांति बनी रहे, वो जो एनिमिटी है, शत्रुता है, वो खत्म हो जाए और सारी चीज क्या हो जाए? फ्रेंडली हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कुल्हाड़ी को दफनाना? कुल्हाड़ी को दफनाना का मतलब है टू मेक पीस, शांति बनाना, ठीक है, यानी टू मेक पीस, शांति बनाना। और इसका ऐसे भी आ सकता है, एंड ऑफ एनिमिटी एंड मेड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बनाना और जो शत्रुता है उसको खत्म कर देना। तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। टू ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या है? कुल्हाड़ी को दफनाना। कुल्हाड़ी को दफनाना का मतलब है शांति बनाए रखने के लिए किसी चीज को हटा देना, ठीक है। तो टू मेक पीस, पीस मैंने शांति। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। अब ब्लैंक है, आर्टिकल फिल करना है बच्चों। इंडिया इज वन ऑफ वेरी बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखो बच्चों, कहीं पे भी वन ऑफ आए, ईदर ऑफ आए, नीदर ऑफ आए, यानी ऑफ की फॉर्म आ रही है, ये डिटरमाइनर होते हैं बच्चों, ठीक है। और यदि यहाँ पे डायरेक्ट नाउन दे रखी है, नाउन भी प्लूरल आएगी, है ना, यहाँ पे भी प्लूरल नाउन है इनके साथ, ठीक है। तो बीच में द डिटरमाइनर का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होता है। किसका यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होगा। क्या बताया मैंने? यदि ऑफ के बाद डायरेक्ट प्लूरल नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा? द का यूज होगा। क्लियर है? लेकिन यदि मैं ये लिख दूं, वन ऑफ 4 बॉयज, one of them, one of his friends, यदि वन ऑफ के बाद मैंने क्या बोला, यदि डायरेक्ट प्लूरल नाउन है तब द आएगा। अब डायरेक्ट नहीं है बच्चों, इससे पहले फोर लगा है, ये ऑब्जेक्टिव केस दे दिया, इससे पहले पोजेसिव केस लगा है, फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यदि डायरेक्ट प्लूरल नाउन है तब किसका यूज किया जाएगा बच्चों? द का यूज होगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। डन। नेक्स्ट देखते हैं अब 7th क्वेश्चन क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर ब्लैंक पार्टनरशिप विद अ पर्सन यू डोंट नो वेरी वेल। भाई इट इज वेरी डिफरेंट, क्या है डिफरेंट, टू एंटर, एंटर करना पार्टनरशिप किसी व्यक्ति के साथ जिसको तुम अच्छे से नहीं जानते। एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे वर्ब आई है एंटर, क्या आई है, एंटर। और एंटर एक ऐसी वर्ब है, हमने पढ़ा है, जिसके साथ इन और इनटू प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। हमने यही पढ़ा है ना भी, एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इन और इनटू का यूज नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है बच्चों, अपवाद है, एंटर के साथ इनटू आ सकता है। कब, यदि एंटर इनटू का मीनिंग हो हिस्सा लेना या भाग लेना, हिस्सेदारी करना। ठीक है, अब गिवन सेंटेंस में यही चीज तो है भाई, किसी के साथ मैं पार्टनरशिप करना चाहती हूँ और मैं उसको अच्छे से नहीं जानती, तो ये एक डिफरेंट चीज है, यानी एंटर इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, एंटर इनटू पार्टनरशिप, या फिर ऐसे भी हो सकता है एंटर इनटू एग्रीमेंट, अलायंस। ठीक है, तो याद रखेंगे एंटर इनटू पार्टनरशिप, यहाँ पे एंटर के साथ किसका यूज होगा, हिस्सेदारी करना, इनटू। यहाँ पे एंटर के साथ ओन भी आ सकता है, कब, तब इस फ्रेज का मीनिंग होगा करियर स्टार्ट करना। ठीक है, जब कोई सेंटेंस दे रखा है और वहां पे आपका मीनिंग है करियर स्टार्ट करना, तो एंटर के साथ आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, और एंटर इनटू का यूज कहाँ होगा, किसी भी चीज में हिस्सा लेना, भाग लेना। डन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, स्पेलिंग है भाई, मिसस्पेल्ट ढूंढनी है, 4 ऑप्शन है, पिक आउट द राइटली स्पेल्ट वर्ड। इस क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शन में 3 गलत है, 1 ठीक है, तो आपको ये देखना भी कौन सी स्पेलिंग ठीक है। केमेटी की स्पेलिंग दे रखी है, देखो केमेटी, COMMITTEE, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है बच्चों। इसमें $M, और $E का ही यूज होता है, कहीं पे भी सिंगल M, सिंगल T या सिंगल E का यूज नहीं होगा। केमेटी, ठीक है, $M, $T, केमेटी में। क्लियर। अगला देखो, रोंगली स्पेल्ट वर्ड, 4 ऑप्शन है, 3 स्पेलिंग ठीक है, 1 गलत है। हमें पता करना भी कौन सी स्पेलिंग ठीक है, कौन सी गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, विलेनस। विलेन सुना है बच्चों, तो विलेन में LLAINOUS का यूज होगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल दे रखा है, जो विलेन होता है अपना विलेन, उसमें क्या आता है, LL का यूज होगा, यानी स्पेल्ट, रोंगली स्पेल्ट तो ए ऑप्शन में ही मिल गया हमें, यानी ऑप्शन कौन सा है, ए। ट्रांसिएंस ठीक है। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वोकैब में काम आएगा आपका, वोकैब में। ट्रांसिएंस, ट्रांसिएंस का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी सुना है, क्या होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मीनिंग होता है थोड़े टाइम के लिए, अस्थायी। तो ये ट्रांसिएंस, टेम्परेरी इसी का सिनोनिम्स है। ठीक है, समानार्थी है, पर्यायवाची है भी। ट्रांसिएंस का मतलब है टेम्परेरी, इसको आप फ्लीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी, फ्लीटिंग, तो ये किसके लिए यूज होते हैं, थोड़े टाइम के लिए। इनका मतलब क्या है, थोड़े टाइम के लिए जो चीजें होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसिएंस। टेम्परेरी है, फ्लीटिंग है। ठीक है, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस की स्पेलिंग ठीक है बच्चे, GRIEVANCE, ग्रीवेंस ठीक है, दुख। आगे है रिसीव, देखो ये रिसीव, RECEIVE, रिसीव। रिसीव में पहले ई आएगा फिर आई आएगा, ऐसे ही होगा डिसीव।
ठीक है, होगा परस्यू, ठीक है। इन तीनों की स्पेलिंग ये होगी, लेकिन जो बिलीव है ना, बिलीव, बिलीव में पहले आई आएगा बच्चे, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। इसमें ई आई था सब में, लेकिन जो बिलीव है, बिलीव में पहले क्या आता है, आई आता है, उसके बाद क्या आता है, ई आता है। बिलीव, रिसीव, डिसीव, परसीव एक जैसे से हैं, ठीक है। तो ये स्पेलिंग बिलीव थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी गलत है, विलेनस, शरारतपूर्ण। यहाँ पे विलन क्या होता है, जो गंदे काम करता है, बैड रोल के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे डबल एल, विलेनस की स्पेलिंग ये रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिक आउट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे भी 4 स्पेलिंग है, जिसमें से 3 ठीक है, एक गलत है, गलत चूज करनी है हमें, ठीक है। एटिकेट, ठीक है बच्चों, जो एटिकेट है उसमें डबल टी का यूज होगा। क्या होता है एटिकेट, शिष्टाचार, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ये स्पेलिंग भी ठीक है। उसके बाद है सललिक्यू, इसमें SOLI, अपने आप बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे LOQ बोलने के लिए यूज किया जाता है बच्चों। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, स्ललिक्वी, क्या होगी, स्ललिक्वी। इसमें डबल एल का यूज नहीं होगा, सिंगल एल आएगा, मतलब ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग ठीक है, स्ललिक्वी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी भी ठीक है, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। यानी यहाँ पे एटिकेट ठीक है, लेफ्टिनेंट ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ठीक है, गलत क्या हुआ, स्ललिक्वी, क्या हुआ, स्ललिक्वी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक, नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है बच्चों। क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, यू कांट बी फूल मी, भाई तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। आई वॉज नॉट बोर्न यस्टरडे, मैं कल पैदा नहीं हुआ था। क्या बोलना चाहता है बंदा, एक्सपीरियंस्ड है ना। भाई तुम, हम ये नहीं बोलते मैंने धूप में बाल ऐसे सफेद नहीं किए, क्या मतलब इसका, बंदा को एक्सपीरियंस है। भाई तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, मैं कल थोड़े ही पैदा हुआ हूँ, भाई तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। यानी मैं तो वर्ल्डली वाइज हूँ, बुद्धिमान हूँ, वर्ल्डली वाइज, बुद्धिमान, ठीक है। वीक मैंने कमजोर, अनेबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये एस नहीं आएगा बच्चे, अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन। गिव फॉल्स होप, झूठी उम्मीद देना। तो यहाँ पे वर्ल्डली वाइज, बुद्धिमान, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। अब ऐसे तो नहीं आएगा, यू कैन नॉट बी फूल मी, क्योंकि वो कमजोर है, वो बुद्धिमान है, वर्ल्डली वाइज। अनेबल टू अंडरस्टैंड भी नहीं आ सकता, गिव फॉल्स होप भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू ब्लैंक टू स्पीक एट द मीटिंग। क्या है, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू स्पीक एट द मीटिंग। भाई बहुत अच्छा होगा, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छा होगा यदि तुम मीटिंग में बोलने के लिए एग्री हो जाओ, सहमत हो जाओ, ठीक है। भाई इट इज वेरी काइंड, यह आपके लिए मतलब हमारे प्रति दया होगी आपकी, कि आप जो मीटिंग है उसमें बोलने के लिए क्या हो जाओ, एग्री हो जाओ। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है बांटना, टू डिवाइड एट द मीटिंग, कुछ नहीं। कंप्लाई का मतलब क्या होता है, ओब्लाइज्ड, आज्ञा का पालन करना, ठीक है, किसी भी चीज का पालन करना। डिनाई, इनकार करना। एग्री, सहमत होना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है भाई, अब इनकार करवाने के लिए काइंड थोड़े ही बोलेगा भाई, कोई मीटिंग में बोलेगा तो क्या होगा, एग्री होगा,
तभी हमारे लिए अच्छी बात है। यानी यहाँ पे ये नेगेटिविटी तो नहीं आ सकती। कंप्लाई, आज्ञा का पालन, मीटिंग में कोई कंप्लाई वाली बात भी नहीं है, तो मीटिंग में क्या है, एग्री। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा यदि टू एग्री, आप एग्री हो जाओ, टू स्पीक एट द मीटिंग, मीटिंग में बोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, एग्री। ठीक है, डिवाइड में तो बांटना होता है, इसका आंसर क्या होगा, एग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वॉज एबल टू ब्लैंक। द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वॉज एबल टू, 4 फ्रेज हैं, टाई विद, टाई अप, टाई ऑन, टाई डाउन। तो इसका आंसर आएगा बच्चों टाई डाउन। अब ये टाई डाउन क्या होता है, टाई डाउन का मतलब है, देखो, टू फोर्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, टू फोर्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स टू स्टे एट वन प्लेस। टाई डाउन का क्या मीनिंग होता है बच्चों, टू फोर्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स टू स्टे एट वन प्लेस, किसी एक जगह पे सैनिकों के ग्रुप को इकट्ठे होने के लिए मजबूर करना। ठीक है, फोर्स करना। तो द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन, पर्वत से जो भी बटालियन सेना ऑपरेट कर रही थी वो एबल हो गई टाई डाउन, भाई जो सैनिक थे उनको एक जगह पे इकट्ठा रखने के लिए। ठीक है, तो टाई डाउन का मतलब क्या होता है, एबल टू, टाई डाउन, टू फोर्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स टू स्टे एट वन प्लेस। क्लियर है। अब टाई अप, टाई अप का क्या मीनिंग है बच्चों, टाई अप कर लिया। वैसे टाई अप यूज होता है, 2 चीजें हैं, 2 एंड्स हैं, उनको बांधने के लिए। अब जैसे अपने शूज है, लेस को बांधते हैं तो क्या बोलते हैं, टाई अप। क्या कहते हैं, टाई अप। रियल में टाई अप का मीनिंग होता है जो 2 किनारे हैं, एंड्स हैं, उनको कंबाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, टाई अप। ठीक है, टाई विद, टाई इन विद का यूज किया जाता है वैसे। तो टाई इन विद क्या होता है, जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ अटैच करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो किसी दूसरी चीज के साथ, कोई बुक के साथ कोई चीज रिलेट करेगा तो उसे क्या कहेंगे, टाई इन विद। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 13th क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर होगा, डी होगा, टाई डाउन, भाई मजबूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंजंक्शन फिल करनी है। इट रेन्ड 3 days विदाउट स्टॉपिंग। अब देखो, वाइल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस। पहले एक चीज देखो बच्चों, सिंस और फॉर का यूज कहां पे होता है, जो सिंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, स्टार्टेड पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा। ठीक है, फॉर दिखाता है ड्यूरेशन, अवधि दिखाता है। यदि मैं ये बोल दूं 9 बजे से वह पढ़ रहा है, 9 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट है, कितने बजे स्टार्ट किया बंदे ने, 9 बजे। और यदि मैं ये बोलूं 3 घंटे से, तो ये क्या ड्यूरेशन है, भाई 3 घंटे से, अवधि बता रहा है, पीरियड को शो कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन से 3 घंटे हैं, भाई 3 घंटे से, ये क्या दिखा रहा है, पीरियड को शो कर रहा है। तो अब ये क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा देखो, इट रेन, बारिश हो रही, स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कोई काम है वो स्टार्ट हो रखा है 3 दिन से। ठीक है, और अभी तक चल रहा है, कोई काम स्टार्ट हो रखा है, मतलब पिछले 3 दिन तो कंप्लीट हो चुके और अभी भी क्या हो रहा है, बारिश स्टार्ट है, यानी पिछले 3 दिन तो बारिश हो चुकी, परफेक्ट,
और अभी भी काम स्टार्ट है तो कंटिन्यूस है ना, काम जो जारी है वो क्या है, कंटिन्यूस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फिर मैंने देखा 3 डेज, 3 दिनों से, मुझे नहीं पता कौन से 3 दिन है, सिर्फ ड्यूरेशन दे रखे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर का यूज होगा। इट रेन फॉर 3 डेज विदाउट स्टॉपिंग। हमें कैसे पता चला सिंस और फॉर ही आएगा, भाई अभी बारिश रुकी नहीं है 3 दिन से, 3 दिन तो हो चुकी लेकिन अभी भी जारी है, हो चुका परफेक्ट, जारी है कंटिन्यूस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज हम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी ब्लैंक प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम सो फार। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, मीनिंग क्लियर करो। सॉरी बच्चों, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक हो रहा है। वी ब्लैंक एनी प्रॉब्लम सो फार, अब हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सो फार, अब मेरे पास कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मतलब एज अ पोजेशन यूज कर रखा है, भाई एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक हो रहा है, अब मुझे कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो वी डोंट हैव पोजेशन, नोट क्यों आया, एनी का यूज हुआ है, तो एनी कब यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। एनी किस में यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो इसलिए डोंट आ गया। हैव पोजेशन को दिखा रहा है, तो अब हमें कोई भी समस्या नहीं है, अब हमारे पास कोई भी समस्या नहीं है, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सो फार। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, इट रैन अ लॉट, वी इंजॉयड आवर हॉलीडेज। ब्लैंक इट रैंड अ लॉट, कंजंक्शन है, फिल करनी है। अब यहाँ पे देखो, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है ना, तो वहाँ पे ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, ऐसे बोलते हैं। ऑल्दो का पेयर यट भी होता है और ना लगाए तब भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ऑल्दो जो ये है, ऑल्दो कंट्रास्ट को दिखाएगा, किसको दिखाता है, कंट्रास्ट चीजों को। और जो इन स्पाइट ऑफ है, जो इन स्पाइट ऑफ है वो भी क्या दिखाता है, भी इसके बावजूद, दो चीजें होती, विपरीत रिजल्ट होता है, ये भी किसको दिखाता है, कंट्रास्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे आएगा ऑल्दो। ठीक है, क्यों आएगा ऑल्दो, यद्यपि बहुत बारिश हो रही थी, हमने फिर भी जो अपनी पिकनिक है उसको एंजॉय किया, ऐसा ही है। अब इन स्पाइट ऑफ क्यों नहीं आया, यदि इन स्पाइट ऑफ जो है वो रियल में प्रपोजिशन होती है, इन स्पाइट ऑफ क्या होती है, प्रपोजिशन। इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ के बाद मुझे नाउन चाहिएगी या फिर कोई भी फॉर्म चाहिएगी, जिरंड की या पार्टिसिपल की। ठीक है, तो अब मेरे को इन स्पाइट के तुरंत बाद मेरे पास सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कई एग्जाम्पल पढ़े हैं, देखो, इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड। हम बोलते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड, भाई बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद वह क्या हो गया, फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पे क्या आया, नाउन आया है, क्योंकि रियल में जो इन स्पाइट ऑफ है वो कंजक्शन नहीं होती, वो क्या होती है, प्रपोजिशन होती है। लेकिन यहाँ पे इट सब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो कौन सा आंसर ठीक होगा, यहाँ पे ऑल्दो। अब ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो टफ दे दिया इन्होंने, है ना। तो वैसे कॉमन यूज में हमारे ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, दो ये आते हैं। जो इवन दो है उसका यूज आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं करते, बीच में करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे सुटेबल आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। देखो बच्चों, इंग्लिश है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप है ना सेंस क्लियर करके ही बता सकते क्या आएगा, फिक्स कुछ भी नहीं है। भी मैं ये बोल दूं यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ही आएगा, ऑल्दो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
डिपेंड करेगा भाई सेंटेंस में क्या दे रखा है, क्या सेंटेंस और किस तरीके से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन में तो मेनली कंजक्शन में इन बातों का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टेड अप ऑन नेस्ट बाय रेफरिंग टू द इम्पेंडिंग चेंजेस इन सेवरल रोल्स। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे है स्टेड अप हॉर्नेट नेस्ट, स्टेड अप हॉर्नेट नेस्ट, ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए हमें। देखो आप इसको रिलेट करते हैं, हॉर्नेट क्या होता है, हॉर्नेट नेस्ट, जो अपना ततैया होता है बच्चों वो क्या होता है, हॉर्नेट, नेस्ट मैंने घोंसला। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि आप जो हॉर्नेट है उसके छत्ते को हाथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमें खा जाएगी, काट लेगी, कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाएगी, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई स्टेड अप हॉर्नेट नेस्ट का मतलब क्या है, रेज कंट्रोवर्सी, भाई विवाद उत्पन्न होना। ठीक है, वैसे याद ना रहे तो इससे याद कर सकते हैं आप, हॉर्नेट मैंने ततैया, यदि आप इसको अपनी लाइफ से जोड़ के देखते हैं, यदि आप उसके छत्ते को हाथ लगाएंगे तो अपने को काट लेगी, खा जाएगी, खा जाएगी तो मतलब कंट्रोवर्सी उत्पन्न होगी, विवाद उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, रेज कंट्रोवर्सी। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडल्जेंस ब्लैंक ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड टू ruin। इंडल्जेंस इन ड्रिंक, इंडल्जेंस के साथ क्या आएगा, इन ड्रिंक। इंडल्जेंस इन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की लत लग जाना, उसमें शामिल हो जाना। यदि आप ड्रिंक की आदत डालने तो वो बर्बादी का एक रास्ता है। ठीक है, तो इंडल्जेंस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है बच्चों, इन का यूज होगा, याद रखेंगे, फिक्स है, इंडल्जेंस इन ड्रिंक। ठीक है, ऐसे ही एक होता है एडिक्ट, अपने साथ हमेशा टू लेता है बच्चों। ठीक है, वैसे बच्चे जचा के देखते हैं इसमें तो क्या करते हैं, एडिक्टेड इन कर देते हैं भाई में, लेकिन एडिक्ट टू, किसी भी चीज की लत लग जाना, उसे क्या कहते हैं, एडिक्टेड। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा किसका यूज होगा बच्चों, टू का यूज होगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच। अब ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिगर ऑफ स्पीच वैसे इंग्लिश में बच्चे HSSC में कम ही करते हैं, अलंकार। हिंदी में अलंकार जो होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अलंकार को क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। अब देखो क्या है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जॉन मिल्टन तो सुना होगा, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड थे बच्चों, 10th प्लस 2 तक तो सबने इंग्लिश पढ़ी है, तो वहाँ पे पोएम्स वगैरह आती थी। ठीक है, तो मिल्टन, यहाँ पे मिल्टन को क्या, मिल्टन को कुछ बोला जा रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे यदि मैं ये बोल दूँ आपको, बच्चों मैं आपका अटेंशन मेरी तरफ खींच रही हूँ कि भाई मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, अपोस्ट्रोफे, तो एक फिगर ऑफ स्पीच होती है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे का क्या मतलब होता है, संबोधित करना। भाई मैं मिल्टन को बोल रही हूँ, मिल्टन, और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच में अपोस्ट्रोफे का क्या मतलब है, कोई जो चीज डेड है, ठीक है, या फिर जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, तो कोई भी डेड चीज है, अब्सेंट है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफे यूज करते हैं। ठीक है, यदि फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो नॉन लिविंग बंदे के लिए और अब्सेंट चीजों के लिए क्या यूज किया जाता है, अपोस्ट्रोफे यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, ओ डेथ, ये भी क्या है, अपोस्ट्रोफे है। वैसे भी अपोस्ट्रोफे आपको याद रह जाएगा, ये सिंबल आता है बच्चों अपोस्ट्रोफे। जब भी मैं किसी को बोलूंगी तो थोड़ा सा बीच में रुकूंगी, तो ये क्या है, अपोस्ट्रोफे है, डेड और अब्सेंट थिंग। ऐसे ही सिमिली है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है। हिंदी में उपमा अलंकार है ना बच्चों,
वो सिमिली ही होता है। उपमा अलंकार का क्या मतलब है? कंपेयर करना, डायरेक्ट कंपेरिजन। डायरेक्ट कंपेरिजन का क्या मतलब है? आपको सेंटेंस में लाइक, एज, ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। कंपेरिजन का मतलब डायरेक्ट कंपेरिजन होना चाहिए। तुलना कैसी होनी चाहिए? प्रत्यक्ष। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, सा, सी, से, सम, समान, सेम हेयर। सिमिली का मतलब क्या है? लाइक और एज मिलेगा। जैसे मैंने लिखा राम इज लाइक अ टाइगर, तो यहाँ पे कंपैरिजन है ना बच्चों, राम टाइगर के जैसा है। राम की टाइगर के साथ कंपैरिजन है, बीच में लाइक भी आया है। सिमिली का मतलब ही ये होता है, आपको ये वर्ड दिए मिलेंगे। डायरेक्ट कंपैरिजन का मीनिंग ही ये होता है। यदि मैं ये बोलूँ ना, राम चीता है, राम टाइगर है, इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। भाई डायरेक्ट बोल दिया राम चीता है, ऐसे नहीं बोला राम टाइगर की तरह ब्रेव है, बहादुर है। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो आपको ये वर्ड्स दिए मिलेंगे, लाइक, एज, ठीक है। उसके बाद है यूफिज्म। यूफिमिज्म का मतलब क्या है? मुहावरेदार भाषा, ठीक है। किसी भी चीज को बिल्कुल मुहावरे की तरह बोलना। अब जैसे कोई अर्थी जा रही है, उसी को ऐसे बोल दिया भी हेवनली, हेवनली बेड है, बंदे को लेके जाया जा रहा है, कितना अच्छे से उसको रिलेट किया है। वैसे तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे भी अर्थ ही जा रही है, लेकिन उन्होंने क्या बोला भी उसने इस बंदे को हेवनली बेड पे लटा रखा है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल मुहावरेदार ढंग से ये चीजें उसने बोल दी, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब है दो क्वालिटी एक दूसरे के अपोजिट होगी। जैसे मैंने बोला अनकाइंड, काइंड, तो ये दो क्वालिटी हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। विरोधाभास भी कैसे होगा? दो वर्ड्स के बीच होगा, सेंटेंसेस नहीं होंगे। आपको पर्टिकुलर दो वर्ड दिए जाएंगे, अनकाइंड, काइंड, इस टाइप से। डन। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें आंसर है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे को हिंदी में बोलते हैं संबोधन करना, किसी भी चीज को संबोधित करना। और मेनली जो डेड और एब्सेंट चीजें हैं उनके लिए यूज किया जाता है अपोस्ट्रोफे। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज an employment advertisement should blank the number of vacancies। क्या बोल रहा है भाई? जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट है, ऐड होती है, उसको वैकेंसीज के जो नंबर है वो स्पष्ट रूप से बताने चाहिए, है ना। कोई भी वैकेंसी आई उसको तो अच्छे से उसको क्लियर करना चाहिए, स्पष्टता से बताना चाहिए, यानी शुड स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब क्या होगा बच्चों? स्पष्ट रूप से बताना, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता से बताना। अब यदि आप अदर ऑप्शन की बात करें तो प्रोवाइड क्या होता है? प्रदान करना। डिक्लेयर क्या होता है? कोई भी चीज डिक्लेयर करना, मतलब घोषणा, डिक्लेरेशन होता है वैसे, ठीक है। कंटेन, कंटेन क्या होता है? शामिल होना, कोई भी चीज किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो कंटेन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट होगी ना वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। अब ये नहीं है एडवर्टाइजमेंट शुड डिक्लेयर, डिक्लेयर तो उन्होंने कर ही रखा है बच्चों। अब तो बाकी क्या, सारी चीज तो न्यूज़पेपर में मेंशन है ही एड में, बाकी क्या है भी वो चीज स्पेसिफाई होनी चाहिए, हमें अच्छे से पता चलनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा इसका? स्पेसिफाई। क्लियर? तो आज बच्चों हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।